आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम प्राइम टाइम और मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। 25 नवंबर को जम्मू कश्मीर और झारखंड के पहले चरण के मतदान के साथ जो रण शुरू हुआ था वो अब परिणामों की दहलीज तक आ गया है। इसी के साथ साथ अब सबकी निगाहें 23 दिसंबर को उस ईवीएम मशीन पर टिकी हुई है जिसके खुलते ही ये साफ होगा कि जनता ने किसे सत्ता की चाबी सौंपी है। इसी के साथ आई शुरुआत करते हैं हमारे इस खास प्रोग्राम यानी प्राइम टाइम की। 23 दिसंबर जम्मू कश्मीर और झारखंड में सभी चरणों के मतदान खत्म होने के बाद अब नतीजों को लेकर कयास लगाने शुरू हो गए हैं। तो वहीं सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये नतीजे आने के बाद ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल सबकी नजरें अनुमान और आकलन लगाने में जुटी हुई है, लेकिन ये आकलन और अनुमान कितने सही साबित होते हैं ये 23 दिसंबर को नतीजों के बाद साफ होगा। झारखंड और जम्मू कश्मीर के 5 चरणों के मतदान के बाद अब नतीजों को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। जहां नतीजों से पहले सभी अपनी अपनी जीत का दावा पेश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता ने किसे चुना है और किसे नहीं, ये 23 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आंकलन और अनुमान का दौर अभी से शुरू हो गया है। तमाम न्यूज चैनल अपने अपने एग्जिट पोल के जरिए ये बताने में जुट गए हैं कि सरकार किसकी बनेगी और कैसे बनेगी। इन सब के बीच अगर बात झारखंड की करें तो यहां लोकसभा से शुरू हुई मोदी लहर का जादू बीजेपी को मिलता दिख रहा है। बीजेपी यहां पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, यानी अपने 14 साल के इतिहास में जो नहीं हुआ वो इस बार होता दिख रहा है। कुल मिलाकर झारखंड में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। ये न सिर्फ बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, बल्कि उन मतदाताओं के लिए भी एक अच्छी खबर है जिन्होंने बड़ी संख्या में घरों से बाहर निकलकर वोट डाले। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में तमाम न्यूज चैनल और सर्वे करने वाली कंपनियों पर नजर डालें तो यहां किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। यहां पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है। वहीं बीजेपी के लिए थोड़ी राहत की खबर है कि वो यहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। लेकिन इससे बीजेपी का मिशन 44 का टारगेट टूटता दिख रहा है, जिसे आधार मानकर उसने चुनाव लड़ा। ऐसे में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य छोटे दल बहुमत दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। लेकिन यहां कौन सा दल किसके साथ मिलकर सरकार बनाएगा, ये अभी खुलकर साफ नहीं हो पाया है। लेकिन सही आंकड़े क्या होंगे, ये 23 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। कुल मिलाकर 25 नवंबर से शुरू हुआ झारखंड और जम्मू कश्मीर का ये रण 23 दिसंबर को अपना मुकम्मल आकार ले लेगा, जिसके साथ ये साफ हो जाएगा कि सत्ता की चाबी किसके हाथ में आती है और किसके ख्वाब टूटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। तो समीकरण तो कई तरह के सामने आ रहे हैं। अगर जम्मू कश्मीर और झारखंड दोनों की बात की जाए तो यहां पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर की बात की जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वजूद कुछ खास नहीं है और हमेशा से अपने वजूद के लिए जद्दोजहद भारतीय जनता पार्टी ने की है। ऐसे में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सवाल यहां पर यही है कि जिस तरह के आकलन और जिस तरह के समीकरण सामने आए हैं, कितना भरोसा यहां पर किया जा सकता है। हालांकि कुछ बड़ी एजेंसीज है जिन्होंने लोकसभा में भी आकलन बिठाया था और हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के दौरान भी अपना आकलन बिठाया था और वो काफी हद तक सही साबित हुए थे। लगभग कुछ एक सीटों का आप मार्जिन छोड़ दे तो काफी हद तक वो सही था। लेकिन जो सर्वे अब सामने आया है, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे यहां पर खिले हुए हैं, तमाम नेता यहां पर खुश हैं और मान के चल रहे हैं कि दोनों ही राज्यों में उन्हीं की सरकार बनने वाली है। लेकिन एक बार फिर से वही सवाल है कि आखिरकार समीकरणों पर कितना भरोसा किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी जो कि मोदी फैक्टर या फिर मोदी लहर के सहारे अब तक लगातार जीत का सिलसिला कायम रखे हुए थी,
आगे ये फैक्टर कितना ज्यादा काम करेगा। सीधा रुक करते हैं न्यूज रूम की तरफ, जहां से मेरे सहयोगी ललित कुमार मेरे साथ में बने हुए और तमाम हमारे साथ विशेष मेहमान भी इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। ललित, यहां जिस तरह के समीकरण और आंकड़े सामने आए हैं, जिस तरह के एग्जिट पोल सामने आए हैं, भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है, जम्मू कश्मीर में दूसरा स्थान भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ऐसे में अब आने वाले जो रिजल्ट हैं 23 दिसंबर को जिस तरह के रिजल्ट की घोषणा होगी, कितना सही इसको माना जा सकता है और जो तमाम दल हैं कितना भरोसा इस पर कर रहे हैं? ललित। अभिषेक, जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आ रहे हैं, जो अलग अलग चैनल्स और अलग अलग न्यूज एजेंसीज ने जिस तरह से सर्वे किया और अपने एग्जिट पोल के जो नतीजे बता रहे हैं, उसके लिए बीजेपी को झारखंड में पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये रिजल्ट दिया और जम्मू कश्मीर में बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। लेकिन सवाल यही है कि ईवीएम मशीन बोलेगी 23 तारीख को, क्योंकि उसी में सब कुछ कैद है। वही जब बोलेगी तो वो बताएगी कि आखिर कौन जीता, कौन हारा, किसके दावे कितने मजबूत हैं और किसकी रणनीति ने कितना काम किया। ये तो एक अनुमान है कि हां जी वो पार्टी ज्यादा बढ़त ले रही है, वो पार्टी ज्यादा बढ़त ले रही है। लेकिन बीजेपी अगर एग्जिट पोल पर अगर खुश है तो वो इसलिए खुश है क्योंकि लोकसभा चुनावों में भी जिस तरह से बताया था विभिन्न चैनल्स ने और न्यूज एजेंसी ने, जब उनके एग्जिट पोल्स के नतीजे उन्होंने जब दिखाए थे, तो उसमें बीजेपी को एक बहुत बड़ी पार्टी और एक न्यूज एजेंसी ने और एक चुनावी सर्वे कर तो साफ कहा था कि बीजेपी कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत लेगी और उसका एनडीए का जो घटक दल है, जो एनडीए का उनका जो कुनबा है, वो कहीं ना कहीं 300 प्लस के तरफ जाएगा। तो तब से बीजेपी इन रिजल्ट्स पे बहुत ज्यादा विश्वास करने लगी है और जाहिर सी बात है, विश्वास जब होता है तो कहीं ना कहीं खुशी भी होती है। लेकिन 23 दिसंबर वो दिन होगा जब सभी के दावों की पोल खुलेगी, ईवीएम मशीन जब बोलेगी तो खुलकर बोलेगी, हर राज का पर्दाफाश करेगी कि कौन जीता कौन हारा। चलिए, हमारे यहां पे एक पैनल भी है डिस्कशन का, उनसे मैं तारुफ करवा देता हूं और उन्हीं से हम बातचीत करेंगे क्या वाकई दावे सही कह रहे हैं या फिर हर पार्टी जिस तरह से कहती है कि नहीं जी मेरी पार्टी की सरकार बनेगी और हमारे नेता ही मंत्री बनेंगे। सबसे पहले अनिल मित्तल जी जो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, सर स्वागत है आपका। थोड़ी सी सर खुशी लाइए, एग्जिट पोल आपको दिखा रहा है जीत की तरफ है आप। ठीक है, बीएस राणा जी प्रदेश अध्यक्ष अपना दल के, सर स्वागत है आपका। मुजफ्फर खान एसपी से, हाजी इशहाक खान साहब जो आप नेता की तरफ से और उम्मीदवार भी हैं, सर स्वागत है आपका। मोहम्मद इमरान साहब, आप पार्टी से आप नेता हैं, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं अब आपका भी ध्यान दिल्ली में होगा क्योंकि जम्मू कश्मीर और झारखंड का दंगल खत्म हो चुका है। मित्तल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। एग्जिट पोल की अगर हम नतीजों की बात करें तो कहीं ना कहीं खुशी की लहर तो होगी। भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल के आधार पर कभी खुशी और गम का विषय नहीं आता उसके अंदर। भारतीय जनता पार्टी का अपना काम है, कैडर बेस पार्टी है, घर घर तक पहुंच है, पकड़ है। जो काम किया है, जो देश की सत्ता में आने के बाद, केंद्र की सत्ता में आने के बाद जो एक विश्वास पैदा किया आम आदमी के मनों में, आम जनता के मन में, उसके कारण से अपने काम, अपने विकास के दावे को लेकर के जो हम चल रहे हैं, सबको साथ लेके चलने का जो एक विश्वास हमने पैदा किया है समाज में, उसके कारण से हम आनंद देते हैं, उसके कारण से हमें खुशी है। हमें ये विश्वास है कि जो हमने काम किया, जो मेहनत की, उसके परिणाम हमें अच्छे मिलने वाले हैं। झारखंड में तो आपको पूर्ण बहुमत दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल की अगर बात करें, लेकिन जम्मू कश्मीर में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है आपकी बीजेपी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि कहां तो वो 4 सीट और फिर पिछले विधानसभा में 11 सीटें लेकर वो अपना एक वजूद दिखाया, लेकिन इस बार 3 गुना ज्यादा। मैंने आपसे कहा कि एग्जिट पोल के ऊपर हम उसके आधार पे कोई अपना विश्लेषण नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने काम, अपनी मेहनत, उसके विश्वास पे हम कह सकते हैं। ये विश्वास बताइए कि क्या जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे? फिर हम बहुत आनंद की स्थिति में हैं, ऐसा कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया है, साबित करके दिखाया है। जहां कहीं भारतीय जनता पार्टी को किसी समय फिरका परस्त इस प्रकार के नारों से उनको संबोधित किया जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में, जहां देश के अंदर मुसलमान बंधु रहते हैं, वहां भी बहुत अच्छी स्थिति में अपने आप को खड़ा किया है। जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऐसा हमें विश्वास है। अपने काम के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, कहीं ना कहीं आनंद की स्थिति में है जम्मू कश्मीर में। हालांकि ये शायद इन्हें भी कहीं ना कहीं संकेत मिल गए हैं कि सरकार तो हम बना नहीं पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनाने की भूमिका में रहेंगे। राणा साहब, चलिए आप अपना दल की हम बात करते हैं, चलिए दिल्ली में, लेकिन
चुनावी अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर या झारखंड की बात करें तो किस तरह से आप देखते हैं कि वाकई बीजेपी कहीं ना कहीं उसको एक प्लस पॉइंट मिला हुआ है कि हाँ झारखंड में 14 साल के बाद कोई स्थिर सरकार आएगी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी एक ऐसी भूमिका निभाएगी या दूसरे दलों को भी कहीं ना कहीं वहां पर मौका मिलेगा सरकार बनाने का? झारखंड में नो डाउट बीजेपी की अच्छी स्थिति है और बीजेपी पूर्ण बहुमत से आने वाली है, जैसे आपने बोला, और सभी प्रकार के जितने विशेषज्ञ रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बिल्कुल पॉजिटिव हैं। जम्मू की स्थिति भी आपने सही बोला कि काफ़ी हद तक बहुत बेहतर है और नतीजे बड़े साफ से नज़र आ रहे हैं। जैसे मे भी 2 और 3 सीट्स का डिफरेंस मैं मान रहा हूं कि इतना 2-4 से ज़्यादा नहीं होगा। कंपटीशन बड़ा हेल्दी है, वहाँ पर भी चेंज होना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पहाड़ी घाटी के लोग चेंज चाह ही रहे हैं। आपको पता है कि टेररिज्म और तमाम पूरी जितनी भी वहाँ मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लोग झेल रहे हैं उनको और उनसे तंग आ चुके हैं। और अभी चेंज तो वाकई में होनी चाहिए वहाँ पर। अगर रियली चेंज हो जाती है तो कुछ ना कुछ आप एजुकेशन, कुछ और मुद्दे, नौजवानों को रोजगार, जिस तरह की कई योजनाएं हैं जम्मू कश्मीर की हमारे प्रधानमंत्री जी के पास, तो ये सारी मेरे को कहीं ना कहीं लागू होते दिखाई देंगी। तो इससे बड़ा अच्छा हो जाएगा जम्मू में भी। और दूसरे दल हैं उनके लिए मौका है, क्योंकि जैसे दिल्ली की स्थिति आपने पूछी तो दिल्ली में सरकारों का कोई अस्तित्व नहीं है मेरी नज़र में। तो इसलिए दिल्ली एक ऐसी चुनौती है सबके सामने कि वहाँ पर एक विशेष कोई भी पार्टी अपने आप को स्थापित करने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, चाहे नई पार्टी हो चाहे ओल्ड पार्टी हो, सभी जीरो से ही काम करना पड़ेगा हर पार्टी को अपने आप को। तो मैं ये समझता हूँ कि दिल्ली की स्थिति कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा और इसके लिए एक टाइम लगेगा और अपने आप को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा नए सिरे से दिल्ली को। जी जी, मुजफ्फर साहब, आपको क्या लगता है कि बीजेपी क्या वाकई झारखंड में इतनी मजबूत है कि अपने दम पर सरकार बनाने का जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं वो झारखंड में पूर्ण बहुमत में और जम्मू कश्मीर में दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है? तो कहीं ना कहीं ताकत तो है, चैलेंज तो है, चुनौती है आपके लिए भी। कहां तो रोकने की बात की जा रही थी, कहां ये आगे ही बढ़ती जा रही है? देखिए, वहाँ झारखंड की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो वहाँ के हालात बहुत ख़राब रहे हैं। जो भी सरकार रही है उसने ज़मीनी लेवल पर काम नहीं किया वहाँ। जैसे वहाँ स्कूलों का मामला हो, तालीम का, शिक्षा का मामला हो, उसका अभाव रहा, सड़कें नहीं बनाई गई। तो झारखंड में अगर कुछ होता है तो वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जम्मू कश्मीर में मुझे ही नहीं लगता कि सरकार बनेगी बीजेपी की। नहीं, दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरना ये भी तो एक कहीं ना कहीं बड़ी अचीवमेंट है कि कहां तो बीजेपी का वहां पे मतलब कि इतना ज्यादा नहीं था क्योंकि जम्मू प्रोविंस में, लेकिन इस बार 33 सीटें दे रही है। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि 33 सीटें लेकर, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। कहां बीजेपी को सभी पार्टियों ने घेरा हुआ था, तो कहां उन सभी पार्टियों को पछाड़ते हुए दूसरे नंबर पर आना? नहीं, देखिए, अभी बाढ़ आई वहाँ, एक त्रासदी थी बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर में। उसमें केंद्र सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पे मदद हुई। उसकी वजह से वहाँ लोग ईमानदारी से, जो हम देख रहे हैं नतीजे, अगर वो सही आते हैं तो ये एक अच्छा कदम है। मोदी जी के चेहरे पे अभी वोट पड़ रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आपको कुछ करना पड़ेगा, बिना करे बात बनेगी नहीं। मोदी जी का चेहरा कब तक चलाओगे? केंद्र सरकार को बने हुए 7 महीने के आसपास होने जा रहे हैं और अभी तक कोई काम आपने ऐसा नहीं किया कि कोई कहीं मॉडल बनाया हो, कोई कहीं आप मतलब मोदी साहब की ताकत को तो मानते हैं ना। जी खान साहब, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से वहां पे सैलाब आया जब कश्मीर में और जिस तरह से वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर जम्मू कश्मीर का दौरा किया, फिर उनके जख्मों पर मरहम लगाया, कई घोषणाएं की, इसका असर कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिला? जी, ये सब एक दिखावा है, कुछ ऐसी बात नहीं है। ये दिखावा हुआ है सब। और हाजी साहब, कैसे कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि केंद्र सरकार की जिम्मेदार है। अब यहाँ पे वही बात है कि अगर केंद्र सरकार की तरफ से कुछ किया जाता है तो वो आपको ड्रामा लगता है, और अगर नहीं किया जाता तो फिर केंद्र सरकार की संवेदनशीलता पे ही आप सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। अब इनकी करें क्या यहाँ पर? अभिषेक, इनकी मुस्कुराहट बता रही है कि इनके दिल में कुछ हो रहा है, जहन में कुछ हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की तैयारी करनी है तो शायद ये इतना बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि दिल्ली का जब दंगल होता है तो अच्छे जो है वो बड़ी सलीके से इन सवालों का जो जवाब होता है ना वो साइड पे कर देते हैं। मैं इमरान साहब के पास आऊंगा। इमरान साहब, जय हिंद सर। जय हिंद। चलिए,
ये बताइए किस तरह से आप देखते हैं क्या सवाल है सर आपका? कश्मीर में जिस तरह से जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बढ़त मिल रही है, दूसरी बड़ी पार्टी बनकर आ रही है, झारखंड में जिस तरह से बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत लेकर आ रही है, कहां तो सभी पार्टियां इनको रोकने की कोशिश कर रही थी, तो कहां ये सबको पछाड़ते हुए आगे बढ़ रही है, क्या बनेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर में जो ये सरकार बनाने की बात चल रही है, बढ़त बनाने की बात चल रही है, बिल्कुल गलत है। आप ये देखिएगा, अभी वहाँ फ्लड आया है, वहाँ लोग अभी तक अपने घर भी नहीं बना पाए हैं, इतनी परेशानी की हालत है और स्नोफॉल हो रहा है वहाँ पर। उसके बावजूद वहाँ इलेक्शन करा दिए जाते हैं। और दिल्ली जैसी जगह जहाँ पर इतने दिन से सरकार नहीं है, जहाँ उन्हें सरकार आपको बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन का कहीं ना कहीं एक फैसला था और सभी पार्टियों से पूछकर चुनावों की तारीखें ली गई, सभी पार्टियों से पूछकर ये एक सलाह ली गई कि क्या अभी ऐसे हालात है, क्योंकि अगर अब न करवाते तो फिर बर्फबारी होती और 4 महीने का फिर वक्फा पड़ जाता उसमें। पार्टियों से पूछना एक अलग बात है और जनता से पूछना एक अलग बात है। जनता क्या तैयार थी वहाँ पे इलेक्शन के लिए? आपको लगता है ऐसा? जनता तैयार नहीं थी वहां पे इलेक्शन के लिए। अगर जनता तैयार ना होती तो 70% रिकॉर्ड तोड़ वहां पे वोटिंग ना होती, कहीं ना कहीं जनता चाहती थी। क्या लगता है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह की बाढ़ के बाद में स्थिति थी, कहीं ना कहीं राज्य सरकार की नाकामी थी यहाँ पर, या फिर जितनी तेजी से काम करने की जरूरत थी राज्य सरकार ने नहीं किया। हालांकि कोशिश की है लेकिन उतने स्तर पर नहीं, और ऐसे में केंद्र सरकार ने इस पूरे चीज पर वहां पर पहुंचे और खुद पीएम वहां पर पहुंचे, लोगों की सहायता की है। इसमें गलत क्या है? वो तो देखिए, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। अगर देश में कोई आपदा आएगी तो उन्हें ज़रूर जाना होगा और उन्हें अपने देशवासियों के लिए काम भी करना होगा। और जो भी उन्होंने मदद करी है वो देश के लिए जहां भी आएगी, चाहे वो कश्मीर में आए, चाहे झारखंड में आए, चाहे दिल्ली में। आपको मानना है कि यहाँ पर राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं? राज्य सरकार की तो जिम्मेदारी थी, बड़ी त्रासदी थी है, बड़ी त्रासदी थी। राज्य सरकार नाकाम रही है और उन्होंने एंटी कम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश की है, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। कश्मीर में बिल्कुल भी उन्हें इतना ज्यादा जो वो सोच रहे हैं। चलिए आप बताइए, आपका क्या अनुमान है, कितनी सीटें लेकर आएगी बीजेपी? आप बता दीजिए। देखिए, कश्मीर में जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं ना, जम्मू के अंदर तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कश्मीर में उनके हाथ में अभी भी कुछ नहीं लगेगा। चलिए, कश्मीर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाएगी, ये कहना है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें, अगर कश्मीर में भी बीजेपी 5 या 6 सीटें लेने में सफल होती है, हालांकि बीजेपी बहुत चाहती है कि कम से कम वहां से भी उन्हें 20 सीटें मिले, लेकिन अगर 7-8 सीटें भी लेती है, 5 भी लेती है, तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहा जाएगा। क्यों सर? कहां तो वहां के, देखिए वहां के अगर हम वोटों की देखें तो वो तकसीम होती है 2 पार्टियों में, या पीडीपी या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर फिर भी अगर 4-5 सीटें लेकर आती है तो एक बड़ी उपलब्धि कहा जाएगा आपके लिए? निश्चित रूप से 4-5 सीटों की बात मैं आपसे नहीं स्वीकार करूंगा। भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा, बहुत सुखद स्थिति में है और अभी कहना जल्दी होगा, 2 दिन और है, देखिए परिणाम आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक अच्छा परफॉर्म वहाँ पे करने वाली है और ऐतिहासिक जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इमरान साहब तो कह रहे हैं कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे आप। आम आदमी दिल्ली छोड़ करके अपने आप को दिल्ली तक सीमित कर चुके। देश की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली तक सीमित कर दिया है। अब दिल्ली के भी परिणाम और 2 महीने में सामने आ जाएंगे। मैं उनसे इस विषय पे किसी प्रकार की तकरार करूं, उसका कोई लाभ नहीं है। आम आदमी पार्टी का अपना वहाँ वर्चस्व नहीं है, केवल यहाँ बैठ करके एक अनुमान लगा लेना, जनता के बीच में जा करके जनता की समस्याओं को। वो कहते हैं साहब प्रधानमंत्री ने काम किया तो क्या बड़ी बात की, कहीं भी बाढ़ आएगी तो करना पड़ेगा। भाई इससे पहले भी बाढ़ आई है देश के अंदर समय समय पर, विभिन्न क्षेत्रों में सूखा पड़ा है, विभिन्न प्रदेशों में बाढ़ आई है, वहाँ की राज्यों ने कितना काम किया, केंद्र की सरकारें तब भी होती थी। नहीं, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन जब असम में बाढ़ आई थी, अगर हम 2 साल पहले की बात करें तो उस वक्त यूपीए की सरकार, तो इस तरह का इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देखा गया था जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कश्मीर में दिखाया। आता हूं। लेकिन इस तरह की जब त्रासदी आती है तो एक प्रधानमंत्री जब बहुत फास्ट काम करता है तो जाहिर सी बात है लोगों के दिल में कहीं ना कहीं वो जगह बनाते हैं, और अगर जगह बनाते हैं तो फिर क्यों ना वोट मिले सर? बिल्कुल बात सही है आपकी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे अपना इलेक्शन में पूरा दिन रात मेहनत की है उन्होंने, और उसके बाद में विदेशी दौरे आप देख ही रहे हैं कि कोई ऐसा दिन हो शायद ही वो सो पाए हों,
और इसके बीच में जो त्रासदी आई हमारी J&K की, ये अपने आप में एक चैलेंज थी और सभी देशों को ये भी बताना था कि मैं भाई विदेशी दौरे नहीं करता हूं, मैं अपने देशी दौरे भी इतने मजबूत रखता हूं। तो इन्होंने अपने पक्ष तो में राणा इतना जी, मजबूत। जनता यही तो पूछ रही है यहाँ पर कि विदेशी दौरे और रैलियों को छोड़ करके आखिर काम हो कहां रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश के नहीं है, वो NRI क्लास के हो गए हैं। बिल्कुल आपने बात सही कही। मैं इसके ऊपर आपको बोलना चाहता हूं कि कुछ जो चीजें वो करके गए हैं, ऐसी ऐसी चीजें करके गए हैं, उसको सुधारने के लिए या प्रधानमंत्री के लेवल पर पहले विदेशी दौरे ही उन्होंने रखे हैं कि जो चीजें बाहर लेके गए हैं, जो चीजें हमारे देश से बिल्कुल ठप हो चुकी हैं, तो कम से कम उसको जागृत करने के लिए प्रधानमंत्री ने स्टेप उठाया है। अगर वहां नहीं जाएंगे तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। और यहाँ लोग दूसरी एक बात मुजफ्फर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इस पर हम बात करेंगे क्योंकि एक बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी के तहत सब कुछ हो रहा है कि पहले विदेश जाएंगे और उसके बाद हम अपना देश संभालेंगे। कहां तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री 2 साल बाद, 1 साल के बाद जाते थे, कहां नरेंद्र मोदी ने लगातार 2-3 महीनों में ऐसे ताबड़तोड़ दौरे किए, जनता के दिल में बस गए। और यही कारण है कि 33 सीटें भी मिलना बहुत बड़ी बात है। चलिए, बीजेपी का कहना है कि हम पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे, हम सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेंगे, यह अलग बात है। लेकिन फिर भी कहां तो जिस रियासत को कोई पूछता नहीं था, डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो, कोई आतंकी हमला ना हो जाए। हालांकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी गए हैं, लेकिन बड़ी सुरक्षा के बीच में गए हैं, सोच समझ कर जाते थे, जाएं या ना जाएं। लेकिन इन 4 महीनों में जो ताबड़तोड़ दौरे किए हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, वो जो दौरे उन्होंने किए हैं वही तो एक सवालिया निशान लगा रहे हैं अपने अंदर। विदेशी दौरे उनके करने से क्या भारत और चीन के रिश्ते सुधरे? क्या पाकिस्तान और भारत के रिश्ते सुधरे? आप ज़रूरत ये है, देखिए हमारे यहाँ जो आपने काला धन की बात कही थी। नहीं, मैं कश्मीर घाटी की बात कर रहा हूं सर, इस पे बात करेंगे, इस पे करेंगे बात। मैं विदेशी दौरे नहीं, विदेशी दौरे पे बात करेंगे, राणा साहब ने छेड़ी है ना बात, वो उस पे हम करेंगे। जी जी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। अभी हमारे मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव जी ने नोएडा के अंदर एक आपका वो चालू किया है, टूरिस्ट का जो डेस्टिनेशन, आज उसका उद्घाटन किया है उन्होंने। और उसको जो है इटली की तर्ज पर हम मॉडल बनाने जा रहे हैं। आप कोई काम ऐसा बुनियादी नहीं कर रहे जिससे लोगों को ये लगे महंगाई का मुद्दा और काले धन पे हम कल जंतर मंतर जा रहे हैं। मतलब विदेशियों की तर्ज पर, विदेशी तर्ज पर आप हिंदुस्तान को या यूपी को विदेशियों की तरह जबरदस्त आगे ले जाने, डेवलप करने, मॉडल बना रहे हैं। कहीं विदेशी न बना तो दीजिएगा खान साहब, सर। यही तो है यहाँ पर। देखिए, आपने भी तो कहा विदेशी आपने तो भी मूलभूत वो चीजों बता की बात सकते हैं कहाँ साहब जो की है? विदेशी आप तो दौरे रोटी कर कपड़े रहे का हैं। बात नहीं करते, हम तो- आप सिर्फ लैपटॉप, सेलफोन या फिर जो वंडर पार्क है, डेस्टिनेशन पार्क है, आप भी तो जमीनी स्तर पे काम कीजिए। देखिए, जमीनी सतह यही है। डॉक्टर लोहिया ये कहते थे कि आम आदमी को ये लगे सरकार में उसके भागीदारी है, मुदर्सिर साहब, उसकी मुझे ये हिस्सेदारी है। लगता है कि लैपटॉप से ज्यादा जरूरी रोटी है इंसान के लिए। उत्तर बिल्कुल प्रदेश आपकी की बात जनता सही में है। तो अगर खासकर बच्चा कम से कम। बच्चा लैपटॉप चलाना सीखेगा तो वो रोटी कमा लेगा। और चाहे घर वो- पर लाइट का नहीं हो कुछ भी। देखिए, लाइट चाहे के लिए लाइट का मैं आपको कनेक्शन नहीं बताऊं। नहीं, अभिषेक, और इनको थोड़ी जमीनी हकीकत से रूबरू करवा देते हैं। इतनी जबरदस्त सर्दी पड़ रही है, कहां तो रैन बसेरे के लिए सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल गाइडलाइंस आई हैं, आप बनाइए, वहां के लिए भी होंगी। कहां तो लोग सर्दी से मर रहे हैं, तो कहां जमीनी स्तर पर काम हो रहा है? आपको इसका मतलब, आपको सड़कें बनानी है, आपको बड़े बड़े टेंडर्स देने हैं, बड़े बड़े पार्क बनाने हैं, और विदेशियों की तर्ज पर आपको यहां पे तरक्की करनी है। लेकिन जो सामान्य लोगों की आप बात करते हैं, वो चाहे मरे या जिए, उससे कुछ लेना देना नहीं। नहीं, यही आपने बहुत अच्छी बात कही ललित जी। देखिए, हमारे देश के अंदर रूस से और फ्रांस से ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, वहाँ पे माइनस में रहता है टेम्परेचर, मगर हमारे देश की राजधानी में मौतें होती हैं ठंड से। क्या देश की राजधानी में मौत होनी चाहिए? एक बड़ा सवाल है। यूपी में भले हो जाए। नहीं, यूपी का सवाल, यूपी में देखिए, यूपी में आप उठा करके देखिए, दिल्ली जैसे हालात नहीं होते हैं। सर, अभी 4 26 दिन लोगों के की अंदर मौत हुई 20 है। का आंकड़ा पिछले पार 15 कर दिनों गया। में क्या 26 सर, इस लोगों पर की भी आप मौत सियासत हुई है करेंगे? उत्तर प्रदेश में। जी जी, सर, मैं इमरान साहब आपके पास आता हूं। सवाल ये है कि क्यों ना, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी में जाते हैं, लोगों से रूबरू होते हैं, तो क्यों ना लोग उन पर विश्वास करें? बताइए, आप पर विश्वास किया जा सकता है कि 49 दिन की सरकार छोड़ के चले गए और जनता आपको विश्वास में लेगी? ये कैसा दोहरा मापदंड है? ललित भाई, बात ऐसी है कि वो वहाँ दौरा किया, उन्हें जाना चाहिए और हम उसका स्वागत करते हैं। जाना बिल्कुल अच्छी बात है, गए वो।
लेकिन आप उसे वोटों से कैसे तोड़ सकते हैं कि वहां पर उनकी सरकार बन जाएगी? नहीं, हम वोटों से नहीं तोड़ रहे, हम कह रहे हैं कि लोगों ने कहीं ना कहीं स्वीकार किया है। देखिए, अब देखिए, प्राकृतिक आपदा तो ये सोचकर तो आती नहीं है कि हाँ जी इलेक्शन नजदीक है तो मैं कहर बरपा दूंगी और विपक्ष को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा अपने नंबर बनाने के लिए। नहीं, आपके कहने का तो मतलब यही है ना। मेरा सवाल ये था कि क्या वहां चुनाव कराने का ये समय सही था? बस मेरा ये सवाल था। दूसरी बात, देखिए, आपका जवाब जनता ने दे दिया, क्योंकि जिस हिसाब से वहां पे वोटिंग हुई वो जनता ने डिसाइड कर दिया कि ये मौका बिल्कुल सही था चुनाव करवाने का। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में आऊंगा इस पर भी। सर, क्या वाकई ये गलत वक्त था? क्योंकि जनता जिस हिसाब से 70% मतलब मतदान हुआ है राज्य में, और वैसे राज्य में यहाँ पे थ्रेट्स मिलती हैं, मौसम कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं होता वहां का, तो फिर बाहर निकलना, तो क्या ये जनता के साथ गद्दारी है कि फटाफट आपने चुनाव करवा दिया क्योंकि आपको मालूम था विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है, आपदा आई है और इसका हम फायदा उठा लें? ललित भाई, इसका जवाब आप स्वयं दे चुके हैं। कहीं हमारे मित्र बात करते हैं इटली जैसा कोई शहर बसाने की, कहीं हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपदा को नाटक बताने की, उसके ऊपर संज्ञान लेने का। संवेदनशील सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र भाई मोदी देश में विकास पुरुष के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। आज कश्मीर में केवल राष्ट्रीय आपदा ही नहीं, कश्मीर सबसे बड़ा सॉफ्ट पॉइंट था अब तक आतंकवादियों के लिए, एक बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट था, बहुत बड़ा वहाँ से एक ऐसे दरवाजे खुले हुए थे। नरेंद्र भाई मोदी ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने नियमित, और उनके दूसरे मंत्रियों ने कश्मीर की वादियों में ही नहीं, कश्मीर के बॉर्डर पे भी जाकर के जो अपनी सेना का मनोबल बढ़ाया है, जिस प्रकार से उनको आश्वस्त किया है कि केंद्र की सरकार देश की सेना के साथ है, जो उनका एक मनोबल टूटा हुआ था। जिस प्रकार की स्थिति थी कि एक गोली भी चलानी है तो उसके लिए केंद्र से परमिशन लेनी पड़ती थी, अब वहाँ से प्रारंभ कीजिए। दौरों की बात करते हैं, कभी विदेशी दौरों की, कभी राष्ट्रीय आपदा के दौरों को लेकर इस पर भी आपत्ति उठाई जाती है। आपने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि एक संवेदनशील सरकार है, हर विषय पे गंभीरता से अपनी जिम्मेवारियों को समझ के उस पर काम कर रही है, और इसके प्रति जनता में एक विश्वास पैदा हुआ है। इसमें राजनीति नहीं है, चुनाव सर पे हैं इसलिए नरेंद्र भाई मोदी दौरा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पूरे देश में जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ दौरे पे नरेंद्र भाई मोदी जा रहे हैं और जाने वाले हैं। कश्मीर के अंदर आपदा आई, जिस राज्य में आपदा आई वहाँ पे दौरा करना कौन सा गुनाह है देश के प्रधानमंत्री का? इसको भी अगर राजनीति के चश्मे से देख रहे हैं लोग बाग, तो उनकी सोच और समझ पे मुझे तरस आता है। ललित, यहाँ पर मेरा सवाल मुजफ्फर खान साहब से है कि चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री की मंशा, उसके पीछे क्या थी, चुनाव को देखते हुए वो सब कुछ किया गया, वो एक दूसरी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री ने हर महीने वहां पर पहुंचे हैं और लोगों के बीच में गए हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, या फिर कम से कम जनता में एक सिक्योरिटी, एक सुरक्षा की भावना आई है कि चलिए केंद्र सरकार है जो हमारे लिए सोचती है, इस चीज का तो भाजपा को फायदा होगा, ये चीज तो मानते हैं मुजफ्फर खान साहब? देखिए, आप अभी हमारे मित्तल साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कह रहे थे, मैं उनसे इत्तेफाक करूंगा कि वहाँ कश्मीर में, वादी में खास तौर से दहशतगर्दी पे लगाम लगे। 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी वहाँ मारे गए हैं पिछले 30-40 सालों के अंदर, तो ये बड़े दुख की बात है। दूसरी बात, वज़ीर आज़म जम्मू कश्मीर जाते हैं अभी दीपावली के समय कि साहब मैं बाढ़ पीड़ितों के साथ दिवाली मनाऊंगा। बड़े अफसोस की बात है कि वहाँ के जो कश्मीरी पंडित हैं वो बेचारे कभी दिल्ली में आए डेरा डाले रहते हैं, कभी कहीं बदहाल रहते हैं वो लोग। उन्होंने एक प्रयास किया मोदी जी से मुलाकात करने का, 4 कश्मीरी पंडित वहां गए, उनको उनसे मिलने नहीं दिया गया। आपको जमीनी हकीकत को समझना होगा, ये बड़े अफसोस की बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि कश्मीरी पंडित भी वोट नहीं देंगे आपको। ठीक है मित्तल साहब, क्या ये दोहरी नीति किस तरह से है? मैं बिल्कुल गलत, इनका आरोप है। मुजफ्फर भाई गलत कह रहे हैं आप। कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापना का वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा के चुनावी मैनिफेस्टो में, और लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद, परिणाम आने के बाद सबसे पहली घोषणा नरेंद्र भाई मोदी ने की तो यही की कि कश्मीरी पंडितों का जो विस्थापन हुआ था, जो उनको निकाला गया था जबरन वहां से बलात्, उसके लिए बाकायदा राशि भी दी गई है और उसकी सारी योजना नहीं, ये गलत है। किसी एक टीवी चैनल ने दिखा दिया साहब, कुछ लोग, चलिए आता हूँ नहीं, केवल किसी कोई 4 बंधुओं को मिल नहीं सके, किसी प्रशासनिक व्यवस्था, मुझे नहीं जानकारी इसकी, आपके कहने को मैं स्वीकार करते हुए कहता हूं ऐसी कोई बात किसी चैनल ने दिखाई होगी। लेकिन कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कश्मीरी पंडितों के पुनर्स्थापन के लिए,
और उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। और नरेंद्र भाई मोदी ने देश के सभी नागरिकों को एक साथ लेकर चलने की जो बात कही है, आज तक उससे एक तिल बराबर भी उनके मन में किसी तरह के विचलित नहीं हुए हैं। चाहे इस देश के अंदर किसी वर्ग, किसी धर्म, किसी जाति के लोग हों, कश्मीरी पंडित हों या कश्मीर में रहने वाले जो मुसलमान, जिनको ये लगने लगा था कि कश्मीर के अंदर भी बिल्कुल पाकिस्तान जैसे अराजकता का माहौल बन चुका है, दहशतगर्दी बहुत ज्यादा अपना स्थान पैदा कर चुकी है, उससे अगर कोई बाहर निकाल सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी जी का नेतृत्व उससे उसको बाहर निकाल सकता है। राणा साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्या वाकई इस तरह की दोहरी नीति अपनाई जाती है कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास की? वाकई ये बहुत बड़ा सवाल है। सब कश्मीर घाटी जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोजगार देंगे, दहशत गर्दी वहां से हटा देंगे, लेकिन वाकई पंडितों के पुनर्वास के लिए कोई बात नहीं करता है। बिल्कुल सही कहा आपने, आज तक ऐसा होता रहा है। पॉलिटिकल लोग बात करके काम करते नहीं है, तो आदत बन चुकी है हमारे देश में, मैक्सिमम ऐसा होता रहा है 70%। अभी नरेंद्र भाई मोदी जब सीएम थे तो उनका एक रिकॉर्ड है, मैं सिर्फ पर्सन के लिए पर्सनली बोलना चाहूँगा कि वो व्यक्तित्व ऐसा है उनका कि वो जो बोलते हैं मैक्सिमम 101% करने की कोशिश करते हैं। और ये जो अभी इन्होंने मैनिफेस्टो की बात करी है मेरे मित्तल जी ने, सहयोगी मित्तल जी ने, तो मैं इनसे भी काफ़ी सहमत हूँ। अगर नरेंद्र मोदी जी किसी चीज़ को पास कर देंगे तो उसके ऊपर वो अटल रहेंगे और पक्का उनको कहीं ना कहीं ठिकाने जरूर लगाएंगे। जी 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 जी। अगर वो जो कहते हैं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, उसके बाद योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, साक्षी महाराज क्या कहते हैं, ओवैसी साहब क्या कहते हैं? मोदी जी ने मैं मोदी जी की देखिए ओवैसी को सजा होगी, ओवैसी को जेल भेजा गया, लेकिन अगर वो कैसी जेल जो 2 दिन के बाहर आ जाए? नहीं 2 महीने रहे, 2 महीने में जमानत हुई है, मुकदमा चल रहा है उन पे। हम तो कहते हैं कोई भी गलत अगर बयानबाजी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात नहीं है। आप क्यों नहीं डांटते हो योगी आदित्यनाथ को, क्यों डरते हैं आप साक्षी महाराज से? पूरा आप देखिए, आप नहीं, अब डांट कैसे लगाए? डांट तो लगाई है उन्होंने, साफ सांसदों को कहा कि अपनी भाषाओं को मर्यादा में रखिए और आप इस तरह के भाषण मत दीजिए। यहां तक तो उन्होंने कई बार कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो एक स्टेप लिया जाएगा। मतलब बात है, तो क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? वो संसद में बुलाकर उन्होंने चांटे लगाएं या उनको छोटे बच्चों की तरह ऐसा करें या क्या करें? डांटे? फिर डांट किस चीज की होती है बताइए ना। सार्वजनिक तौर पे कोई भी अगर सांसद सदस्य आपके विचारों के खिलाफ काम कर, आपके आजम खान, अगर आप सियासत करें तो आजम खान साहब पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं, उनके तरफ आपका कोई ध्यान नहीं जाता, उनको कोई डांट लगाई? अब डांट लगाने का तरीका बताइए ना। कम से कम प्रधानमंत्री अपने सांसदों को वो कहते थे कि आप अपनी सीमा मत लांघिए, संसद में बयान दिए जाते हैं। जिक्र कर रहे हैं आजम खान साहब का ही स्टेटमेंट था जब उनसे फंड के बारे में जिक्र किया गया था। तालिबान और दाऊद इब्राहिम ने इस तरह का फंड दिया है, ये स्टेटमेंट रखा हुआ है। अभिषेक, और भी बहुत भाषण है, ये तो ना जाने कितने भाषण है। आप जब लॉजिक सेट करने की बात कर रहे हैं तो दोनों पक्षों के साथ रखिए। बात आप जो कह रहे हैं वो मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। मैं बात ये कर रहा हूं आपसे कि साहब, आज ही कल बयान आया है अमित शाह साहब का, उन्होंने कहा कि हम इस धर्मांतरण के खिलाफ हैं, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं हम 5000 लोगों को इकट्ठा करके। लेकिन सरकार ये भी तो कह रही है कि कम से कम बिल तो लाइए। बिल पर भी आपकी सहमति नहीं बनती तो फिर किस तरह से चलेगा? हमारी नहीं, आपके साथी हैं चंद्रबाबू नायडू, अभी उन्होंने कहा कि ऐसा कोई बिल नहीं आना चाहिए। उन्होंने कहा कि चलिए मैं इनसे पूछता हूं, मित्तल साहब, कहीं ना कहीं गुमराह करने वाली बात चल रही है। कहां तो बिल लाकर चर्चा होने की बात की जा रही, कहां ये कह रहे हैं कि उन्होंने, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कोई बिल नहीं लाया जाएगा, कोई चर्चा नहीं होगी। मैं इसमें ललित भाई बहुत स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जितना ये टीम है, हर व्यक्ति अपने अपने काम, अपने अपनी मेहनत और अपने विचारों के साथ आगे बढ़ के आगे आया है। अब योगी आदित्यनाथ हो, साक्षी जी महाराज हो, जिस साध्वी ज्योति निरंजना हो, ज्योति निरंजन साध्वी हो, ये सभी लोग हैं, इन्होंने अपना एक जीवन जिया है, एक संघर्ष किया है। लेकिन सर जीवन नहीं देखिए, जीवन नहीं, आप उनके जीवन की बात नहीं, मैं आता हूं ना, करेंगे, लेकिन नहीं, विषय नहीं बदलेगा। लेकिन उनको इजाजत किसने दी है कि इस तरह से भाषण दिए जाए? मैं बात करूं, उस जीवन को जीते हुए जब आगे पहुंचे हैं और एक समाज के अंदर अपना स्थान बनाया है, आज अपनी उस धारणा को एकदम से बदलना शायद संभव नहीं था, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने उनको इस बात के लिए एहसास करवाया कि जब आप सार्वजनिक जीवन में आ गए हैं, जब आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो आपको अपनी सीमाओं को ध्यान रखना होगा। और किसी प्रकार से जब देश का प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का नेता
भारतीय जनता पार्टी का समस्त नेतृत्व जब इस बात के लिए स्वीकार कर रहा है कि हम 125 करोड़ देशवासी एक साथ मिलकर चलेंगे। आज देश के सामने विकास पहला मुद्दा है। आज हमारी प्राथमिकता बाकी सब विषयों से अलग हटके सबसे पहले देश का विकास है। विदेशी दौरों की बात करी तो विदेशी दौरों में जो विदेशों के अंदर भारत की एक स्थिति पैदा हो गई थी। चलिए क्योंकि डाइवर्ट हो रहा है, आपको क्या लगता है इन जो भाषण हुए हैं, जितने कट्टर भाषण दिए गए, कई पार्टियों ने क्या क्या बोला, चाहे वो आजम खान साहब हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, कोई भी हो, लेकिन क्या ये आपको लगता नहीं है कि वाकई ये राजनीति का एक हिस्सा होता है? क्या इसका आने वाले चुनावों पर कोई असर होगा दिल्ली में? आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ कहा या साक्षी जी महाराज की जो बात आप कोट कर रहे हैं, इन्होंने किसी योजना के तहत ये सब बातें कही हैं? एक स्वाभाविक रूप से कुछ बात उनके मन में आई। अभी मैं वीडियो देखता हूं ओवैसी का या आजम खान का कहीं भाषण, सबकी बात तो कह रहे हैं हम। किसी का भाषण सुनता हूं, प्रतिक्रियावश में कुछ बात कह जाता हूं, इसके माने मेरी पार्टी की नीति नहीं है। मेरी व्यक्तिगत भी अपनी सोच हो सकती है। जिस जीवन को मैंने अपने सोच पर अंकुश लगाइए ना। अंकुश लगाने के लिए पार्टी के नेतृत्व ने उनको बिल्कुल आदेश दिया है कि किसी प्रकार का बड़बोलापन पार्टी में स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी सांसद को अपनी सीमाओं से बाहर केवल और केवल विकास को मुद्दा बनाकर के विकास के रास्ते पे देश कैसे बढ़े इसकी चिंता। चलिए राणा साहब, ये जो भाषण होते हैं क्या वाकई ये एक पूरे तैयारी के साथ दिए जाते हैं या इनका कोई फायदा लेने के लिए दिए जाते हैं? ऐसा है कि हमारा जो ये लोकतांत्रिक गठन है बेसिकली, तो हमारी स्पीचेस फ्री हैं और जितने भी नेता, जैसे हमारे मित्तल जी ने बोला, जितने भी नेता हमारे तैयार हुए इन्होंने अपने अपने लेवल तक आज तक देते आए हैं भाषण और एक इनकी शैली बन चुकी है। तो अभी किसी भी आदमी को 50 और 55-60 साल के बीच में भाषण देते देते आदत हुई है और उसी को लेके चलने की आदत है। तो नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री जी उसी में से निकल के एक आए हैं। अभी उनको धीरे धीरे, उनकी विचारधारा तो बड़ी है, विशाल विचारधारा वाले हैं, इनको धीरे धीरे अपने सहयोगियों को चेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें नो डाउट। उन्होंने जैसे मंत्रालय को चेंज करते हैं और परफॉर्मेंस रख दी, इससे पहले तो मैंने देखी नहीं है, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं। और ये धीरे धीरे 2 महीने 3 महीने में देख लेते हैं कि इसका काम कैसे है और उसी हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं या कुछ दूसरा पोर्टफोलियो करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कई बार स्पष्ट रूप से कहा लोगों को, जहां लगता है कि ये बात सही नहीं है। अभी हर नेता, जैसे मैं बोल रहा हूं या कोई भी हम में से बोल रहा है, तो हमको ऐसा लगता है कि भाई स्टेटमेंट सही जाना चाहिए, तो कई बार हम मैच्योर्ड हैं, छोड़ दिए जाते हैं बोलने के लिए, क्योंकि हमको जनता देखती रहती है, बोलते रहते हैं। तो बोलते बोलते हम लोग मैच्योर्ड हो चुके हैं, अपना अपना फ्री भाषण देते रहते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि हमारा बॉस जो आएगा वो एकदम हमको बोलेगा, सभी को इकट्ठा करके, कि देखो भाई इससे हमारा ये माइनस जा रहा है, मैं वर्ल्ड मैप की सोचता हूं और तुम नीचे मेरे को झगड़ा देते हो, तो उससे आपस में दरार पैदा होती है, जिससे कहीं ना कहीं विकास में रुकावट आती है। बट मैं आपसे दावे से बोलता हूं और बिल्कुल संयम से बोलता हूं कि मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री, वो पक्का चाहते हैं कि लीडरशिप भी करना चाहेंगे, वो कंट्रोल भी रखना चाहेंगे, उसमें डाउट नहीं है। चाहे फिर वो साक्षी महाराज हो, चाहे आदित्यनाथ जी हो, कंट्रोल चाहे की कोई बात भी नहीं है, यहाँ पर मुख्य मुद्दा है कि कार्रवाई की, क्योंकि इस तरह के बयान जब चुनाव के आसपास आए चाहे उसके बाद आए, लेकिन इस तरह के बयान जाहिर सी बात है कि सामाजिक व्यवस्था है उसे बहुत हद तक चोट करते हैं। बिल्कुल कार्रवाई भी तो हो। बिल्कुल आपकी बात बहुत सही है। नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री क्वाइट कैपेबल हैं, उसमें मुझे कोई या किसी को कोई डांट लगा देते हैं ना कुल मिलाकर। जी इमरान साहब, क्या वाकई जो बयान आते हैं सियासत से कुछ लेना देना होता है, कोई माहौल ऐसा बनाना होता है क्या? देखिए, मैं अभी मित्तल साहब की एक बात बताता हूँ कि वो कह रहे हैं कि स्वाभाविक नहीं, ऐसा होता है कि कंट्रोल में है, सारे मंत्री भी कंट्रोल में, नरेंद्र मोदी जी के सारे सांसद भी कंट्रोल में हैं। देखिए, आप अभी हमारे दिल्ली में जब एक इनकी महिला जो मंत्री हैं केंद्र में, सांधवी जी ने एक बयान दिया था, बहुत आपत्तिजनक, उसमें टिप्पणी कहती राम जादव की, या आगे अब मैं कह भी नहीं पाऊंगा, वो चैनल के ऊपर सब देख रहे होंगे, जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। तो आप ये देखिए उसका क्या मतलब था। अभी इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद का मुद्दा उठाया, सब चुनावी स्टंट है। दूसरी बात ये है, मोदी जी खुद ही कहते हैं कि आप ऐसा बोलो क्योंकि विकास के लिए कोई पूछ ना लेना, विकास का मुद्दा, देश में विकास तो जो डांट लगाते हैं वो क्या दिखावा है? सब दिखावा है। 8 महीने से सर बेवकूफ बनाया जा रहा है, विकास कहाँ हो रहा है। कभी लव जिहाद का मुद्दा उठा देते हैं, कभी धर्मांतरण का मुद्दा उठा देते हैं, कभी वो किसी केंद्र के मंत्री को भेज देते हैं ऐसी विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए। सब ये क्योंकि जनता का ध्यान हटाना, मुद्दे से भटकना है। नहीं देखिए, अगर देखिए नहीं,
शाही जो क्या नाम था आपकी, शाही इल्मी क्या नाम है, शाजिया इल्मी, उनका भी तो एक स्टिंग आया था। उन्होंने तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक का एक कार्ड खेला था, सभी मुस्लिम भाइयों को कहा था कि आप एक हो जाइए, आप क्या कर रहे हैं, क्यों अपना वोट बांट रहे हैं। यानी कि आपकी पार्टी में बेशक आज वो सक्रिय नहीं है, छोड़ दिया है, लेकिन आपकी पार्टी के दौरान ये चीजें तो उभरी थी ना। अच्छा, आप तो पत्रकार हैं, आपको तो पता ही है वो आजकल किसके साथ है। चलिए जिसके साथ भी, लेकिन उस वक्त तो आपने कोई कंडेम नहीं किया ना। इसके अंदर आपको एक बात और बताता हूँ। देखिए शाजिया इल्मी का क्या मुद्दा था। आप मैं आज केंद्र की सरकार की उनका एक जिम्मेदारी है पूरे देश के साथ। केंद्र में मंत्री हैं और वो ऐसी आपत्तिजनक स्थिति वो टिप्पणी करती हैं। दूसरी बात, अब ओवैसी की बात आपने निकाली थी, तो ओवैसी को एकदम ओवैसी के हम बिल्कुल उसकी खिलाफत है। ओवैसी जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए, लेकिन प्रवीण तोगड़िया जैसे लोगों को भी जेल में होना चाहिए। देखिए नहीं, ये दोहरी नीति क्या है? आपने क्यों कार्रवाई नहीं करी अभी तक योगी आदित्यनाथ के खिलाफ? वो ऐसे खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, अगर ओवैसी बोलता है तो वो भी जेल में होना चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ भी। हाँ, तो यही है ना, कौन डालेगा? राजनीति होती है ना, आप भी तो राजनीति करते हैं। आप केंद्र सरकार की शय पर हो रहा है ना सब कुछ, ये केंद्र की सरकार के शय के ऊपर हो रहा है। अगर आप ओवैसी को जेल में डाल सकते हैं। कुल मिलाकर मुझे ये बताइए, ये जो बयान आते हैं, ये क्या सियासत में अपने वर्चस्व बनाने के लिए होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने बताया ना, केंद्र का मुद्दा विकास के मुद्दे से भटका, ये जनता के ध्यान भटक जाए और वो इसी में लगे रहे। कभी लव जिहाद में जनता का दिमाग रहे, कभी आप एक बात बताइए, मैं आपके चैनल के माध्यम से पता करता हूँ, कैंसर की दवाइयों का इतना रेट उन्होंने हाई कर दिया है। जो दो दवा 8,000 रुपये मिलती थी, आज 1,08,000 में मिल रही है। आप उसका मुद्दा क्यों नहीं उठाते? अमेरिका जो विदेशी दौरों की बात कर रहे थे, विदेशी दौरों में से हमें ये मिला है जो कैंसर की दवा 8,000 में मिलती है। देखिए, हम तो चलाते हैं, लेकिन आप कम से कम उसके दस्तावेज तो लाइए। ऐसी कौन सी दवाई थी जो इतनी महंगी हो गई? कहने से थोड़ी ना होता कि राहुल गांधी साहब ने भाषण दे दिया कि हाँ जी कैंसर की दवाई इतनी ज्यादा महंगी हो गई। कम से कम उसका प्रिंट आप लाइए उसे। बिल्कुल, मैं इसका दस्तावेज पूरे हैं। आप अभी बिल भी पास किया, तो कहीं ना कहीं आप चुनौती दीजिए ना। देखिए, वो चुनौती बिल्कुल चुनौती देंगे। जैसे अभी मित्तल जी ये बोल रहे थे कि मतलब सिर्फ बातें करेंगे कुछ नहीं जी। आप कह रहे हैं कि दवाइयों के रेट महंगे हो गए, कहां से महंगाई जा रही है, ये तो आप उन चीजों को चुनौती क्यों नहीं देते? आप भी तो आराम से बैठे रहते हैं, फिर इनको कहीं ना कहीं शह मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। हम कल जंतर मंतर पर जा रहे हैं, उसके लिए। किसके लिए? दवाइयों के लिए। दवाइयों की भी हम आपके माध्यम से कह रहे हैं हम अभी कि आपने जो कीमत बढ़ाई है, हिंदुस्तान उस लायक नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों को अभी खड़ा होना होगा। हिंदुस्तान के लोग बहुत कमज़ोर हैं, मजलूम हैं, उनके पास पैसा नहीं है। आप विदेशी जो कंपनियां हैं, अमेरिकन कंपनी जो दवा बनाती है कैंसर की, आपने उससे समझौता करके दवाइयों को कहां से कहां पहुंचा दिया, तो हम लोग तो कैंसर से ही मर जाएंगे भाई। तो इस तरफ थोड़ा सा ध्यान दे सरकार, तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप केवल घूम घूम करके और आप ये कहते रहें कि साहब डंका बज रहा है दुनिया में, तो देश में तो डंका बजाइए ना। देश में आपको क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर और झारखंड के तो चुनाव हो गए, नतीजे भी आ जाएंगे, दिल्ली में इन सब चीजों का असर पड़ेगा? जो महंगाई कह रहे हैं आप, जो दवाइयों की नीति लेकर चल रहे, जो विदेशी दौरे हैं। साहब, दिल्ली में 15 बरस एक सेकुलर सरकार रही। उस 15 साल में कांग्रेस की सरकार में एक दंगा नहीं हुआ। 6 महीने सरकार आए हुए हैं अभी। और आपकी तो सरकार थी, दंगे होते रहे यूपी में, क्या बात कर रहे हैं? हाँ चलिए ठीक। हम सरकार में तो भी दंगे हम करवाएंगे, हम विपक्ष में तो भी दंगे हम करवाएंगे। और यूपी में तो आप विपक्ष में भी नहीं थे। ये बहुत अच्छा एक जुमला आपने कसा है मुजफ्फर भाई, इसमें सोचे विचारे। पिछली डिबेट में भी आपने बिंदु उठाया था, कोई आधार नहीं इन चीजों का। भारतीय जनता पार्टी ने आ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी ही इस देश में एकमात्र राष्ट्रवादी पार्टी है जो पूरे समूचे राष्ट्र को एकजुट होकर रखना चाहती है, एकजुट बना के रखना चाहती है। और नरेंद्र भाई मोदी ने पहले दिन से सरकार में आने से आज तक निरंतर इस विषय पे काम किया है। पहले भी इतने वर्षों तक केंद्र में सरकारें रही हैं, प्रधानमंत्री विभिन्न आए हैं देश के अंदर, किसी प्रधानमंत्री ने कभी किसी अपने सांसद या अपने मंत्री की किसी गलती को इस प्रकार से स्वीकार करते हुए कभी संसद में आकर के बयान नहीं दिया होगा, जैसा साध्वी ज्योति निरंजन के विषय पे नरेंद्र भाई मोदी ने दिया। ये अपने आप में इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। केवल और केवल अपने गुनाह छुपाने के लिए हम दूसरों को इल्जाम लगाते रहें। चलिए, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जिक्र किया है और आपका यहाँ पर मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर अपने जो सांसद थे उनके बयानों पर खेद भी जाहिर किया है। लेकिन
हाजी इशफाक साहब, ये सबसे खास बात है यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह के अभी एक घटना यहाँ पर कोटा में सामने आई थी राजस्थान में, जहां पर एक एमएलए ने एक सीएमएचओ के साथ में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था और राज्य सरकार ने उस एमएलए को निलंबित किया था, यानी कि कार्रवाई तो हुई। ऐसी कार्रवाई समाजवादी पार्टी में जो आजम खान या फिर तमाम नेता है उन पर भी तो देखनी चाहिए, कम से कम राज्य स्तर की बात कर रहे हैं हम, केंद्र की बात तो आप छोड़ भाषण दीजिए। आजम खान ने कभी नहीं दिया। आजम खान अगर ये कहते हैं कि वीर अब्दुल हमीद हिंदुस्तान के थे तो हिंदुस्तान के थे। सर उसमें किसी को- ताजमहल, उन्होंने ये भाषण ताजमहल दिया कैसे कि वक्त की संपत्ति हुई? कारगिल में अगर हमने जीत हासिल सर, आप की है तो कैसे एक कह सकते हैं कम्युनिटी यहाँ की पर वजह कि से, ताजमहल किसी एक आपकी संप्रदाय की राजनीति है? इतनी, मतलब आपकी क्या सबकी राजनीति इतनी, खासकर आपके समाजवादी पार्टी की राजनीति का लेवल इतना गिर गया कि आप शहीदों पर और वहां मतलब सेना के बीच में अब धर्म जात पात ला रहे हैं। हम नहीं ला रहे हैं सर। अभी पिछले दिनों जो कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, उसने जाति के आधार पर गिनती करवाई सेना में, जो बहुत अफसोस की बात है। और आजम खान जी ने उसी पे ये भाषण दे दिया। नहीं नहीं, उन्होंने ये कहा कि अगर जो मुसलमान है और मुसलमान ने वहां पर अपनी जान दी। नहीं नहीं, ये नहीं कहा था। देखिए आप गलत उसको आप डिफेंड नहीं। राणा साहब, आप खुद एक एक्स आर्मी मैन है और आपने भी तो आजम साहब का कहीं ना कहीं बयान सुना हुआ। क्या ऐसा बयान कहा था उन्होंने तो साफ कहा था कि अगर कारगिल की हमने फतेह हासिल की है तो एक कम्युनिटी की बाकायदा उसमें भूमिका रही है। मतलब सेना के बीच में आप धर्म को ला रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सेना तो कभी ऐसे धर्म का बिल्कुल विरोध करती रही है कि धर्म होता है वहाँ पर सिपाही, और वो सिपाही लड़ता आया और लड़ता रहेगा। हमारी सेना बहुत स्ट्रोंग है, तो किसी इस तरह की पॉलिटिकल और निम्न स्तर की बातें करने का वहाँ पर कोई औचित्य नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। और फिर भी अगर उन्होंने कहा तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए और आगे इससे सबक लेना चाहिए। ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए सेना के लिए, और सेना में कभी विभाजन हो ही नहीं सकता इस चीज़ का। तो सवाल जी जी, चलिए इमरान साहब, मैं देखिए आप डिफेंड करेंगे या नहीं? ये हम नहीं कह रहे, सबने सुना था सर, हमने भी सुना। उसमें आधी बात सुनाते थे, आधी काट देते थे। देखिए फिर वहां पे राजनीति है कि ठीक है। इमरान साहब, क्या वाकई इस तरह के भाषण आप कह रहे हैं कि उससे ये हो गया? अगर खुद एक यूपी का एक इतना बड़ा ओहदेदार, इतना बड़ा मंत्री अगर इस तरह से भाषण देता है तो कहीं ना कहीं फिर क्या तवक्को की जाएगी कि दूसरी पार्टी इस तरह से ना बिहेव करे? देखिए, मेरे मित्र मुजफ्फर खान साहब बैठे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि आजम खान साहब जो वहाँ पर वो कहने आए थे, उस वक्त शाजिया इल्मी हमारी पार्टी में थी और वो चुनाव लड़ रही थी। जनरल साहब हार रहे थे चुनाव, तो चुनाव जिन्हें जिताने के लिए उन्हें ऐसी बात तो कहनी थी। और जबकि ये और सेना को इस्तेमाल किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सेना का कोई धर्म नहीं होता, उसे धर्म से नहीं आंकना चाहिए। हमारा भारत है और हम भारत के लिए हमें अपनी जान, एक सेना का धर्म अपने माँ की रक्षा करनी होती है और सेना के जैसे देश की रक्षा करना होता है। उसे आप इतनी निम्नतम स्तर की आप राजनीति करोगे, आजम खान जैसे लोगों का हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम इन ऐसे, मैंने बताया ना, ओवैसी, आजम खान, योगी आदित्यनाथ, प्रवीण तोगड़िया, इनको सबको चारों को जेल में, एक ही जेल में बंद करना चाहिए। और फिर और ईवीएम जो मशीन होती है वो बोलती है सब कुछ कि हाँ जी आपने गलत किया। जी बिल्कुल, उन्हें उसका देखिए, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि सब हार गए। मैं मुजफ्फर खान साहब से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि 73 सीटें आती है बीजेपी की और 5 इनकी आती हैं और इनके सारे परिवार वाले जीतते हैं, बाकी कोई जीतता ही नहीं। भाई क्या बात है भाई, हमें भी बता दो। लेकिन अब कहीं ना कहीं अब जी बिल्कुल, लेकिन अब खान साहब को यहाँ पर एक अच्छा खासा साथ है कि अब आरजेडी, जेडीयू, सपा, ये सारी पार्टी एक बार साथ में, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह का कुनबा बढ़ रहा है उसे रोकने की कोशिश है। क्यों खान साहब, मानते हैं? देखिए, महागठबंधन का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। नहीं, हमारा, आप जो कह रहे हैं, हमारा वो मकसद कतई नहीं है। हम जो है सरकार को, जो बीजेपी की अपनी एक सोच थी कि साहब आपने कांग्रेस से के डिमांड करने के बावजूद नेता प्रतिपक्ष का आपने पद नहीं दिया उनको, सिर्फ इसलिए कि आपसे कोई सवाल ना कर सके। नहीं, सवाल नहीं कर सके। वो एक संविधान है जिसमें आपके 10% भी नहीं आए तो फिर कैसे दे दिया जाए? बड़ा दिल दिखाते ना आप। संविधान, आप लोग तो कानून बनाने वाले लोग। 1984 में भी नहीं हुआ था। बड़ा दिल किसने? आपकी सही है, हम ये कह रहे हैं। आप तो ये चाहते हैं, ये बताइए, राजनीति दिल से होती है कि जो कानून बनते हैं वो दिल से बनते हैं या फिर संविधान के तहत चलना है? नहीं, हिंदुस्तान के अंदर अगर मुखालफत करने वाले दल नहीं होंगे तो ये लोकतंत्र जो है ना दम तोड़ देगा। हम ये कहते हैं। तो तभी तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, आपने काम किए होते हैं लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं जनता आपको मौका देती है। लेकिन आप लोगों ने काम ही नहीं किया, घोटाले पे घोटाले। विपक्ष को हासिल किया जाता, मित्तल साहब, लेने की बजाय हासिल करने की बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं दुख है कि आपने बड़ा दिल नहीं दिखाया।
भाई बड़ा दिल दिखाना विषय नहीं है। देश संविधान से चलता है, संविधान की व्यवस्थाएं हैं। आपको लगता है इसमें कानून में परिवर्तन करना चाहिए, आप लाइए ना प्रस्ताव। आप प्रस्ताव लाइए संसद के अंदर, संसद में उसको पास करवाइए। नहीं, आप कहीं ना कहीं आ रहा हूं। साथ ही जो इमरान भाई ने एक बात कही, मैं उस बात पे आपत्ति दर्ज करूंगा। प्रवीण भाई तोकड़िया इस देश के हिंदू समाज के नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किए हुए हैं। कहीं उनके जो बयान आते हैं वो एक नेता को शोभा नहीं देते, इसका तो हम भी कहते हैं। नहीं निवेदन अपना पूरा को, हिंदू समाज के नेता के रूप में वो काम कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के नाम से संस्था काम कर रही है। इस देश के अंदर अगर मुस्लिम लीग बनी, MIM बनी, दूसरी इस प्रकार की बहुत से राजनीतिक दल काम कर रहे हैं, वो केवल समाज में नहीं सर, तो क्या आप अगर वो पार्टी बनी तो क्या आप उस तरह की भाषा बोलेंगे? और कट्टरता थोड़ी ना लाएंगे आप। राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है, वो एक स्वतंत्र संगठन है, स्वतंत्र इस देश के समाज को एक करने। विषय बदल रहा है, ये बताइए मुझे क्या वाकई? नहीं आप केवल आपके माध्यम से उनकी आपत्ति करनी थी। साथ ही मैं मुजफ्फर भाई से बात कहूंगा कि आप संसद में प्रस्ताव लाइए ना, प्रतिपक्ष के नेता का पद चाहिए, प्रस्ताव लाइए, उसको 10% से कम करवाइए। आने वाले समय में भी ये चीजें 0% चलेगा। अब ये तो संसद तय करेगी, मेरे और इनके कहने से या चर्चा कर लेने से इस पर निर्णय नहीं होने वाला। संसद में प्रस्ताव लाइए। कहीं ना कहीं राणा साहब ये सबक था उन सभी पार्टियों के लिए जो ये सोचते थे अगर वो चाहे रीजनल पार्टीज हो या दूसरी पार्टियों की, हम जो चाहेंगे वही होगा। अब हमने बड़े लोग हमारे इशारे पे वोट देंगे, ये होंगे, लेकिन जनता ने सबक सिखा दिया कि आज वो विपक्ष की उनको सीट भी नहीं मिल रही है और उसी के लिए अब लड़ाई हो रही है। बिल्कुल लड़ाई जारी रहेगी। लोकतंत्र है, आपको पता है कि जो अच्छा काम होता है जनता के सामने आ ही जाता है। और सभी पार्टी, लोकतंत्र में हेल्दी कंपटीशन होना बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपको ध्यान में लाना चाहूँगा, अगर हमारा प्लेयर, हमारा दूसरी टीम ही नहीं रहेगी तो हमारा कोई मैच नहीं होगा। तो मैं इसके हमेशा खिलाफ रहता हूँ। लोकतंत्र में हमेशा कंपटीशन हेल्दी रहे और अच्छा काम होते रहना चाहिए। बस ये है कि विवाद जो होते हैं पार्टियों के आपस में, वो पार्टी लेवल तक रहे, वो कम्युनल लेवल पर आकर कहीं एक कहीं ना नेशनल कहीं, के और रूप क्योंकि में इंटरनेशनल जनता दंगे में इन न सब चले मुद्दों से भ्रमित नहीं है और जनता सिर्फ विकास यहाँ पर जानना चाहती है। ललित, समय कम है यहाँ पर और आखिरी समय पर मैं सबसे यहाँ पर जानना चाहूंगा कि जिस तरह के आंकड़े अब तक झारखंड और जम्मू कश्मीर में सामने हैं, दिल्ली में और उसके बाद में बिहार में भी हैं, चुनाव पर इसका क्या असर पड़ने वाला है? जो आगामी चुनाव है उसे क्या असर पड़ेगा? चुनाव पे असर हमारे देखिए, दिल्ली के चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। जब मोदी लहर चलेगी, मोदी लहर नहीं, जिसमें अमित शाह कहते थे जैसे सुनामी, उसके बाद ऐतिहासिक जीत हुई बीजेपी की, उसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं हुई दिल्ली में चुनाव कराने की। चलिए, मतलब ठीक जी। आप क्या कहेंगे? जीतेंगे, पक्का जीतेंगे। आम आदमी पार्टी, PM भी हमारे बनेगा जी। सीएम आपका CM भी हमारे बनेगा। PM के लिए तो वो चले ही गए थे, CM आपका बनेगा क्यों? जी बताइए आप। देखिए, दिल्ली में एक सेकुलर सरकार बनेगी। हालात दिल्ली के इन्होंने खराब किए हैं और जो भी सरकार बनेगी। किसने किसने हालात खराब किए? भारतीय जनता पार्टी ने। पिछले 6 महीने में दिल्ली के हालात ठीक नहीं रहे, जो 15-20 साल से नहीं थे, पिछले 20 सालों में नहीं रहे। इसलिए, और मैं एक इमरान साहब जो कह रहे थे उनको बता दूं कि हमारे नेता के परिवार में उत्तर प्रदेश के लोगों का यकीन था और ये बात साबित कर दी उत्तर प्रदेश परिवार में ही तो है, पार्टी में नहीं है, यही तो चिंता की बात है। दिल्ली में हेल्दी कंपटीशन होने की पूरी संभावना है, उसमें नो डाउट। और जो नतीजे निकलेंगे 23 को, इसके बावजूद भी दिल्ली में अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होगा। इसके कई रीजन है जैसे मैंने आपको बताया है और थोड़े ही टाइम में ये डिसाइड भी हो जाएगा। बिल्कुल, लहर चलती रहेगी बट हेल्दी कंपटीशन। लहर चलती रहेगी, वाकई सर दिखेगी लहर। दिल्ली में कांग्रेस और बाकी सभी दलों का सफाया हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। आज दिल्ली की आम जनता, हर तबके का व्यक्ति, हर गरीब से गरीब और हर प्रकार का, हर वर्ग का, हर धर्म का, हर जाति का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी में यहाँ पर यकीन है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी यहाँ पर मानना है कि झारखंड और जम्मू कश्मीर के बाद में, क्योंकि आने वाले चुनाव दिल्ली में है और उसके बाद में बिहार में भी हैं, तो इसका फायदा और जिस तरह की लगातार जीत का सिलसिला यहाँ पर बना हुआ है, उस पर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से खरी उतरेगी। और तमाम दलों ने अपनी राय हमारे सामने रखी। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और साथ ही ललित, आप भी लगातार न्यूज रूम से बने रहे, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना होगा कि 23 दिसंबर को जब EVM बोलेगी तो आखिर किसकी किस्मत चमकेगी। प्राइम टाइम डिबेट में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत, नमस्कार।